लोग कहते थे कि दिव्या का दिल पत्थर का है, वो जिस मर्द के करीब आती है उसे बर्बाद कर देती है। पर क्या किसी ने ये सोचा कि उस पत्थर के अंदर भी एक दिल धड़कता है जिसे पैसों की नहीं, सिर्फ थोड़े से सुकून की तलाश थी। एक तरफ शहर का सबसे बड़ा बिल्डर पति था और दूसरी तरफ पीठ पर ईंटें ढोने वाला एक मजदूर। आखिर दिव्या ने राजमहल की जगह मिट्टी की दीवारें क्यों चुनी? चलिए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी में। दिल्ली की सबसे मशहूर और रईस औरत दिव्या कोहली की कहानी किसी फिल्मी पर्दे से कम नहीं थी। 30 साल की उम्र, दूध जैसा गोरा रंग और ऐसी खूबसूरती कि देखने वाले की नजरें ठहर जाएं। शहर के सबसे बड़े बिल्डर योगेश कोहली की पत्नी होने के नाते उसके पास हीरे, जवाहरात, नौकर चाकर और बड़ी गाड़ियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस चमक धमक वाली दुनिया के पीछे एक अंधेरा था जिसे कोई देख नहीं पाता था। दिव्या को लोग पत्थर दिल और बदनाम कहते थे क्योंकि शादी से पहले उसके कई अफेयर रहे थे। पर सच तो ये था कि दिव्या को कभी वो सुकून मिला ही नहीं जिसकी उसे तलाश थी। हर कोई उसे एक ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, कोई उसे दिल से नहीं चाहता था। शादी के बाद भी वही खालीपन रहा। योगेश को सिर्फ अपने बिजनेस और अपनी रखैलों से मतलब था। दिव्या के लिए वो आलीशान बंगला एक सोने का पिंजरा बन चुका था जहां हर रात वो अपनी तन्हाई से लड़ती थी। एक दिन योगेश ने बंगले के पीछे एक आलीशान स्विमिंग पूल और जिम बनवाने का फैसला किया। मजदूरों की एक टोली आई जिनमें एक नौजवान था, लालू। करीब 26-27 साल की उम्र, लंबा कद और मेहनत से तराशा हुआ पत्थर जैसा शरीर। धूप में झुलसा हुआ रंग, लेकिन आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। दिव्या अक्सर अपनी बालकनी से मजदूरों को काम करते देखती। उसकी नज़र लालू पर टिक जाती। जहां बाकी मजदूर आपस में हंसी मजाक करते, लालू सिर्फ अपने काम से काम रखता। उसके पसीने से चमकते हुए मसल्स और उसकी सादगी ने दिव्या के मन में हलचल पैदा कर दी। दोपहर की तपती धूप में दिव्या एक दिन खुद नीचे उतरी। उसने नौकरों से कहकर सबके लिए नींबू पानी भिजवाया। जब वो लालू के पास पहुंची तो लालू ने अपनी शर्ट उतार रखी थी। दिव्या ने उसे पानी का गिलास दिया तो लालू ने नजरें झुकाकर बड़े ही अदब से कहा, शुक्रिया मैम साहब, बड़ी मेहरबानी। उसकी भारी लेकिन नर्म आवाज़ दिव्या के कानों में रस घोल गई। दिव्या ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, लालू। दिव्या को उसकी बेबाकी अच्छी लगी। अगले कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। दिव्या रोज कोई न कोई बहाना बनाकर नीचे आती, कभी फल, कभी चाय, तो कभी बस यूं ही बात करने। लालू उसे अपने गांव की बातें बताता। वो बताता कि कैसे सूखे की वजह से उसके पिता कर्ज में डूब गए और उसे अपनी छोटी बहन की शादी के लिए शहर आना पड़ा। लालू की बातें सुनकर दिव्या को पहली बार एहसास हुआ कि असली संघर्ष क्या होता है। योगेश जैसे लोग जो सिर्फ नोटों को जानते थे, उनके मुकाबले लालू का चरित्र उसे बहुत ऊंचा लगने लगा। एक दिन काम के दौरान लालू की कमर में मोच आ गई। वो दर्द से कराह उठा। दिव्या ने उसे तुरंत अंदर सोफे पर लिटाया और खुद मरहम लगाने लगी। लालू बहुत शर्मा रहा था। उसने कहा, मैम साहब, ये शोभा नहीं देता। पर दिव्या ने बड़ी कोमलता से कहा, चुप रहो, दर्द बढ़ जाएगा। उस पल जब दिव्या के हाथ लालू की पीठ को छू रहे थे, दिव्या को लगा कि उसे अपनी सारी उम्र की थकान मिटती हुई महसूस हो रही है। लालू की सादगी में वो जादू था जो उसे दिल्ली के बड़े बड़े होटलों और पार्टियों में कभी नहीं मिला। इधर योगेश को दिव्या के इस बर्ताव पर शक होने लगा। एक शाम योगेश नशे में धुत होकर घर आया और दिव्या पर चिल्लाने लगा, सुना है आजकल एक गंदे मजदूर के साथ तुम्हारी दोस्ती बढ़ रही है? क्या कमी है मेरे पास? क्या उस भिखारी ने तुम पर जादू कर दिया है? दिव्या ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई और कहा, हाँ, उसने मुझे वो दिया है जो तुमने कभी नहीं दिया, इज्जत और सुकून। तुम तो मुझे सिर्फ एक शोपीस समझते हो। योगेश ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और तलाक की धमकी दी। दिव्या ने वहीं खड़ी होकर कहा, तलाक चाहिए ना? अभी ले लो, मुझे तुम्हारी इस दौलत की गंध से नफरत हो गई है। अगले दिन दिव्या ने अपना सब कुछ त्याग दिया। उसने योगेश के दिए हुए सारे गहने, महंगी साड़ियां और बैंक कार्ड्स वहीं मेज पर रख दिए। वो सिर्फ एक साधारण साड़ी पहनकर घर से निकली और लालू के पास पहुंची। लालू काम खत्म कर गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। दिव्या ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, लालू, क्या तुम मुझे अपनाओगे? मेरे पास अब कुछ नहीं है। लालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दिव्या जी, मैं एक झोपड़ी में रहता हूं, आप वहां कैसे रहेंगी? दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, जहां तुम हो वहीं मेरा स्वर्ग है। दोनों बस में बैठकर लालू के गांव पहुंचे। गांव की धूल, मिट्टी और सादगी में दिव्या को वो चैन मिला जो उसे सालों से नहीं मिला था। उसने अपने हाथों से चूल्हा फूंका, कुएं से पानी भरा और लालू के बूढ़े माँ बाप की सेवा की। लालू ने शहर जाकर छोटा मोटा ठेकेदारी का काम शुरू किया। दिव्या ने अपने बचे हुए थोड़े बहुत पैसों से गांव में एक स्कूल खुलवाया। आज 10 साल बीत गए हैं। दिव्या अब भी उतनी ही खूबसूरत है, लेकिन अब उसकी आंखों में वो पुराना खालीपन नहीं है।
अब उसके पास लालू का प्यार है, बच्चों की खिलखिलाहट है और एक ऐसा घर है जहां उसे चीज नहीं बल्कि इंसान समझा जाता है। शहर के लोग आज भी उसकी मिसाल देते हैं कि कैसे दिल्ली की सबसे अमीर औरत ने एक मजदूर की झोपड़ी में अपनी असली खुशी ढूंढ ली। दिल्ली की उन ऊंची दीवारों और शोर शराबे को पीछे छोड़कर दिव्या अब एक ऐसी दुनिया में थी जहां सुबह अलार्म से नहीं बल्कि परिंदों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों से होती थी। लालू के गांव की वो पहली रात दिव्या कभी नहीं भूल सकती थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू और आसमान में चमकते अनगिनत सितारे जो शहर के प्रदूषण में कहीं खो गए थे। उस रात लालू ने अपनी चारपाई आंगन में बिछाई थी। दिव्या चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई। चांद की ठंडी रोशनी दिव्या के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। लालू उसे देख तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी झिझक थी। उसने धीरे से कहा, दिव्या जी, यहाँ मच्छर बहुत हैं, आप अंदर कमरे में सो जाइए, मैं बाहर ही ठीक हूँ। दिव्या ने मुस्कुराकर लालू का खुरदरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने धीरे से कहा, लालू, अब जी कहना छोड़ दो। अब मैं तुम्हारी मालकिन नहीं, तुम्हारी परछाई हूं, और जहां तुम होगे वहीं मुझे नींद आएगी। दिव्या ने अपना सिर लालू के चौड़े कंधे पर रख दिया। लालू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार अपनी हिम्मत जुटाई और अपना हाथ दिव्या की कमर के गिर्द फैला दिया। उस पल दोनों को लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। न कोई महल की चिंता थी, न योगेश का डर, बस दो रूहें थीं जो एक दूसरे में समा जाना चाहती थीं। अगले दिन से दिव्या का एक नया रूप सामने आया। वो रेशमी साड़ियां अब संदूक में बंद थीं। दिव्या अब लाल रंग की सूती साड़ी पहनती, माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाती और नंगे पांव आंगन में झाड़ू लगाती। जब वो रसोई में चूल्हा जलाती तो धुएं से उसकी आंखों में पानी आ जाता, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती। लालू जब खेत से लौटकर आता तो दिव्या को इस हाल में देखकर उसकी आंखों में प्यार उमड़ आता। एक दोपहर जब घर पर कोई नहीं था, तेज बारिश होने लगी। लालू भीगता हुआ घर आया। दिव्या उसे तौलिया देने के लिए बरामदे में आई, तभी लालू ने शरारत में उसका हाथ पकड़कर उसे बारिश में खींच लिया। दिव्या पहले तो झिझकी, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बारिश की बूंदें जब दिव्या के बदन को छूतीं तो वो और भी हसीन लगने लगती। लालू ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दिव्या की सांसें तेज चलने लगीं। उसने लालू की आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाया, लालू, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं जिंदा हूं। इन सालों में मैंने सिर्फ सांस ली थी, पर आज मैं जी रही हूं। लालू ने उसके गीले बालों को उसके चेहरे से हटाया और उसके माथे को चूम लिया। उस चुंबन में कोई वासना नहीं थी, बल्कि एक पवित्र वादा था उसे ताउम्र खुश रखने का। शाम को जब बारिश थमी तो दोनों ने साथ बैठकर अदरक वाली चाय पी। लालू ने उसे बताया कि वो अब गांव में ही छोटा सा काम शुरू करेगा। दिव्या ने उसका हौसला बढ़ाया। वो रात और भी हसीन थी। लालू ने दिव्या के लिए चमेली के फूलों का गजरा बनाया था। जब उसने दिव्या के बालों में वो गजरा सजाया तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में महक उठी। दिव्या ने लालू के गले में अपनी बाहें डाल दीं और उसकी आंखों में डूब गईं। वो रात उनके मिलन की रात थी, जहां ना कोई अमीर था ना गरीब, बस दो प्यार करने वाले दिल थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। दिव्या अब गांव की हर औरत की सहेली बन गई थी। वो उन सबको पढ़ना लिखना सिखाती। लालू ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा पक्का घर बना लिया था। दिव्या ने उस घर के कोने कोने को प्यार से सजाया। योगेश ने कई बार कोशिश की उसे वापस बुलाने की, बड़े बड़े ऑफर दिए, लेकिन दिव्या ने एक ही जवाब दिया, योगेश, तुम्हारे महल में हवा तो थी, पर सुकून की खुशबू नहीं थी। यहाँ मेरी झोपड़ी में खुशबू भी है और प्यार भी। आज जब वो दोनों शाम को ढलते सूरज को देखते हैं तो दिव्या लालू का हाथ थामकर बस इतना ही कहती है, शुक्रिया लालू, मुझे उस मरे हुए इंसान से एक जीती जागती औरत बनाने के लिए। लालू बस मुस्कुरा देता है और उसे और भी करीब खींच लेता है। उनकी ये कहानी गांव की गलियों में आज भी प्यार की मिसाल बनकर गूंजती है। महल की रौनकें फीकी लगने लगीं जब से तेरा साथ मिला। सुकून क्या होता है ये मुझे तेरी सादगी में आकर पता चला। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और गांव की उस मिट्टी ने दिव्या को पूरी तरह अपने रंग में रंग लिया था। अब वो दिल्ली की दिव्या कोहली नहीं, बल्कि इस गांव की दिव्या थी, सबकी चहेती, सबकी हमदर्द। लालू और दिव्या का रिश्ता अब उस मुकाम पर था जहां शब्दों की जरूरत खत्म हो गई थी। बस एक दूसरे की आंखों में देखकर ही वे मन की बात समझ लेते थे। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग बिखरा हुआ था, दिव्या और लालू अपने छोटे से घर की छत पर बैठे थे। दिव्या ने लालू की गोदी में अपना सिर रखा हुआ था। अचानक लालू ने बहुत ही भावुक होकर पूछा, दिव्या, क्या तुम्हें कभी उन महलों की, उन चमचमाती पार्टियों की और उस ऐशो आराम की याद नहीं आती? यहाँ तो तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिव्या ने लालू का हाथ पकड़कर अपने गालों से लगाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लालू, इंसान महलों में तब रहता है जब उसका अपना मन भटक रहा हो।
मेरा मन तो तुम में आकर ठहर गया है। उन महलों में मेरे पास सब कुछ था, पर मैं खुद के पास नहीं थी। तुमने मुझे मेरा वजूद दिया है। वहाँ बिस्तर मखमल के थे, पर नींद कांटों जैसी थी। यहाँ तुम्हारी बाहों का तकिया है, और नींद ऐसी आती है जैसे किसी बच्चे को माँ की लोरी सुनकर आती है। तभी गांव की गलियों में एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। सब दंग रह गए। गाड़ी से योगेश उतरा। वो आज पहले से भी ज्यादा बूढ़ा और थका हुआ लग रहा था। वो दिव्या के पास आया और बोला, दिव्या, बहुत हुआ ये नाटक, अब वापस चलो। मैंने शहर में तुम्हारे नाम पर एक नया बंगला खरीदा है। तुम्हें यहाँ इस गरीबी में देखकर मुझे शर्म आती है। दिव्या शांत खड़ी रही। उसने लालू का हाथ और मजबूती से थाम लिया। उसने योगेश की तरफ देखा और बड़ी गरिमा के साथ कहा, योगेश, तुम्हें शर्म मेरी सादगी पर आ रही है और मुझे शर्म तुम्हारी सोच पर आती है। तुम आज भी खरीदने की बात कर रहे हो। तुम बंगला खरीद सकते हो, पर वो एहसास नहीं खरीद सकते जो मुझे यहाँ मिला है। जिस इंसान को तुमने मजदूर कहा था, उसने मुझे वो खुशियां दी हैं जो तुम्हारी पूरी जायदाद मिलकर भी नहीं दे सकती। अब तुम जा सकते हो, क्योंकि मेरा घर यही है और मेरा संसार यही इंसान है। योगेश निरुत्तर होकर वापस लौट गया। उसके जाने के बाद लालू की आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दे सकता है। दिव्या ने उसके आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। उस रात चांदनी कुछ ज्यादा ही रोशन थी। सालों बाद जब उनके आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजी, तो दिव्या को लगा कि उसकी तपस्या पूरी हो गई। उसने गांव में लड़कियों के लिए एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनवाया, ताकि कोई और दिव्या तन्हाई में न जिए और कोई और लालू गरीबी की वजह से अपनों से दूर न हो। आज जब भी कोई उस गांव से गुजरता है, तो लोग एक ऐसी औरत की कहानी सुनाते हैं जिसने सोने की लंका छोड़कर प्यार की कुटिया चुनी थी। दिव्या ने साबित कर दिया कि औरत का असली श्रृंगार गहने नहीं, बल्कि उसकी आंखों की वो चमक है जो उसे अपने मनचाहे मर्द के साथ रहने पर मिलती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी दिव्या और लालू की ये प्रेम कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपनी उस खास इंसान को ये वीडियो शेयर करें जो आपका सुकून है।